प्रिय विद्यार्थियों, ई कंटेंट के तहत हम आपको आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र का जो ग्रीक शब्द है इकोनॉमिक्स, उसका अर्थ ग्रीक भाषा में है वन हू मैनेज हाउस होल्ड्स। और ये काफ़ी एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन इकोनॉमिक्स और हाउस होल्ड दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक अर्थ को ये रखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने के लिए हमें दो मॉडल्स की जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं के तहत आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम देख रहे हैं। हमें जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ पूरी अर्थव्यवस्था के बिहेवियर, जो आर्थिक निर्णय करने वाले एजेंट है उसके बिहेवियर का अध्ययन करना होता है। या यूँ कहें कि इकोनॉमिक्स macroeconomics is the study of the as a whole. In another word, the macroeconomics is the study of aggregate output and of the decisions taken by the different agent of the economy. समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक निर्णय करने वाले निर्णयकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे कुल उत्पादन, कुल व्यय, कुल आय, कुल बचत, कुल निवेश, मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर में परिवर्तन करने वाले फैक्टर्स जो इसको तय करते हैं, डिटर्मिनेशन फैक्टर्स जो इसको तय करते हैं, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध जब व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों को जब एज ए होल लिया जाता है, तो वो उसका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझना बहुत जरूरी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो मॉडल है उसको समझने के लिए को समझने से हमें एक फायदा ये होगा कि जो विभिन्न आर्थिक एजेंट है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का क्रय करने, बेचने, वस्तु का उत्पादन करने में लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, हायरिंग है, ये सारे जो काम कर रहे हैं, इस समस्त आर्थिक एजेंट जो निर्णय करते हैं अर्थव्यवस्था में, वो आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरकनेक्ट है, इनके बीच में किस प्रकार से आपसी संबंध है। ये जो आपसी अंतर्निहित संबंध है, इस संबंध को समझने के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पूर्व हम दो चीजें समझें। रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो किसे कहते हैं? रियल मतलब वास्तविक और मॉनेटरी का मतलब मौद्रिक। रियल फ्लो का अर्थ है वास्तव में वस्तुएं एवं सेवाएं, जिसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो वस्तुएं एवं सेवाओं तथा आय का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में मोमेंट किस प्रकार से होता है, इसको रियल फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम देखें मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। मॉनेटरी तो पहले फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रियल फ्लो ऑफ इनकम है क्या। रियल फ्लो ऑफ इनकम वस्तुओं एवं सेवाओं का अर्थव्यवस्था में आदान प्रदान है। अब आदान प्रदान कहाँ से होता है, इसको समझने के लिए ये देखना होगा कि परिवार, जिसको हम इकोनॉमिक्स में शब्द यूज करते हैं इसके लिए हाउस होल्ड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक परिवार का ही अध्ययन एक परिवारों को लेकर के अब जब इसका जोड़ करते हैं तो वो हाउस होल्ड्स कहलाता है। हाउस होल्ड्स एक तरफ तो उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं और दूसरी तरफ वो कंज्यूमर होते हैं। तो द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म, एक लेन देन हुआ। हाउस होल्ड जो साधनों का स्वामी है वो फर्म का अर्थ है वह इकाई
जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में संलग्न होती है। ये उत्पादन के साधनों को संगठित करती है और उत्पादन के साधनों का अन्य जो मटेरियल्स है उस पर यूज करके और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। तो फर्म एक तरफ जो फैक्टर सर्विसेज है उसके अंतर्गत साधनों के स्वामी जो हाउस होल्ड है वो साधनों की पूर्ति करते हैं फर्म्स की तरफ। और दूसरा इसमें the flow of goods and services from farm to the household is the real flow। और जब जो वस्तुएं फर्म के द्वारा उत्पादित की जाती है उसकी पूर्ति हाउस होल्ड की तरफ की जाती है, क्योंकि जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उसका कोई इनको उपभोग करेगा। जो उपभोग कर रहा है उसका उपभोग करने के लिए फार्म से हाउस होल्ड की तरफ वस्तुएं से भेजी जाती है। दूसरा हम देखें मॉनेटरी फ्लो किसे कहते हैं। मॉनेटरी फ्लो का अभिप्राय यह है कि जब उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? लेबर, कैपिटल, लैंड्स एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब श्रम, पूंजी, भूमि और साहसी। श्रम, पूंजी, भूमि और साहसी ये उत्पादन के साधन है। ये उत्पादन के साधनों को स्वामी हाउस होल्ड होता है, परिवार होता है। हाउस होल्ड से उत्पादन के साधनों की पूर्ति जब फर्म की तरफ जाती है तो बदले में इसकी पूर्ति बदले में भुगतान किया जाता है फर्म्स के द्वारा हाउस होल्ड को। तो ये फैक्टर सर्विसेज जो प्रदान की जाती है उसके बदले में जो भुगतान किया जाता है ये मॉनेटरी फ्लो है, मुद्रा के रूप में व्यक्त करके और हम उसका भुगतान करते हैं। जैसे मान लो एक श्रमिक कोई फैक्ट्री में काम करने जाता है तो उसकी क्या मजदूरी है, ये उसका जो भुगतान किया जाता है वो मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम है। इसी प्रकार से जो हाउस होल्ड वस्तुओं सेवाओं को खरीदते हैं उत्पादन करने वाली इकाइयों से, वो हाउस होल्ड से फार्म्स की तरफ साधनों का मौद्रिक फ्लो है। अब इसी आधार पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हुआ? एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय बनता है। जैसे किसी व्यक्ति को लैपटॉप खरीदना है तो लैपटॉप का उत्पादन किसने किया? फर्म क्षेत्र के द्वारा लैपटॉप का उत्पादन किया गया। लैपटॉप का उत्पादन कैसे हुआ? साधनों के जो स्वामी हाउस होल्ड है वो जब साधनों की पूर्ति फर्म को करते हैं, फर्म उन साधनों को और अन्य मटेरियल्स को टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जब उत्पादन करती है तो वो जो उत्पादन होता है उसको वो बाजार में ले जाकर के बेचेगा। बाजार में जब बेचेगा तो बेचने से आय प्राप्त होगी। तो आप देखिए, एक व्यक्ति खरीदने वाला है, आय किससे प्राप्त हुई? उत्पादन के साधनों को उत्पादन गतिविधियों में लगने के कारण जो आय प्राप्त होती है वो हाउस होल्ड की इनकम है। अब हाउस होल्ड के पास इनकम आई और भुगतान किसने किया? फर्म सेक्टर ने। फर्म सेक्टर ने दूसरी तरफ फर्म सेक्टर ने जब वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया है तो वो उत्पादन बेचने के लिए किया है। वो जब वस्तु बाजार में बेचने के लिए जाता है तो उसको कोई क्रय करने वाला है, किसी तो जो क्रय करने वाला है वो वस्तुएं उसको तब मिलेगी जब उसको उसका भुगतान करेगा। तो किसी का वे, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर वस्तुओं सेवाओं को क्रय करने के लिए वे करता है, किसी का वे किसी की आय बनती है। हाउस होल्ड सेक्टर का वे जो वस्तुओं सेवाओं को क्रय करने के कारण के लिए किया जाता है, फर्म क्षेत्र की आय हो जाती है। इसी प्रकार से जब फर्म साधनों को हाउस होल्ड से क्रय करता है तो वो बदले में उसको मुद्रा देता है। तो वे किसका हुआ? फर्म क्षेत्र का। फर्म क्षेत्र ने श्रम, पूंजी, भूमि, साहसी को क्रय किया हाउस होल्ड सेक्टर से, बदले में उसको मौद्रिक रूप से भुगतान करता है। तो ये हुआ फर्म का वे एक्सपेंडिचर। और दूसरी तरफ ये किसी का वे किसी की आय बन जाती है। तो हम इसको ये कहते हैं कि द इनकम ऑफ वन सेक्टर बिकम द एक्सपेंडिचर ऑफ अदर।
and the supply of goods and services by one sector become the demand of the other sector. किसी एक की के द्वारा पूर्ति दूसरे की मांग होती है, एक की मांग दूसरे की पूर्ति है। तो ये जो आपसी फ्लो है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। अब इसको समझने के लिए हमें चार सेक्टर्स को एक संक्षिप्त में समझना होगा कि चार प्रमुख सेक्टर कौन से हैं। द फोर इकोनॉमिक सेक्टर्स आर हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड किसे कहते हैं? हाउस होल्ड प्रत्येक व्यक्तिगत, एक परिवार या एक व्यक्ति को जब पूरे एक एक को जोड़ करके पूरी अर्थव्यवस्था में समस्त परिवारों को जोड़ लिया जाए तो उसको हाउस होल्ड के नाम से जाना जाता है। अब हाउस होल्ड की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, एक तरफ ये साधनों के स्वामी होते हैं, जैसे श्रमिक इनके पास है, श्रमिक भूमि इनके पास है, पूंजी इनके पास है, साहस यहीं से आता है, तो ये साधनों के स्वामी होते हैं। एक तरफ ये साधनों के स्वामी होते हैं और दूसरी तरफ ये वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन श्रम सेक्टर में होता है उसका क्रय करने वाले होते हैं। तो हाउस होल्ड दोहरी भूमिका निभाता है, एक तरफ ये साधनों के स्वामी होते हैं और दूसरी तरफ ये उपभोक्ता होते हैं। तो ये हाउस होल्ड की महत्वपूर्ण महत्वता, एक प्रमुख डिसीजन मेकर यहाँ पर हाउस होल्ड है। दूसरा देखें, दूसरा है फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर्स के अंतर्गत बिजनेस फर्म, कॉर्पोरेट जिसको निगम कहते हैं, या पार्टनरशिप के द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है, जो आर्थिक गतिविधियां जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो उत्पादन के साधनों को हाउस होल्ड से लेकर के और उसको संगठित करके और उत्पादन क्रियाओं को संपन्न करते हैं, उसको फर्म सेक्टर के नाम से जाना जाता है। फर्म सेक्टर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है और जो गुड्स मार्केट में ले जाकर के बेचा जाता है। तो हाउस होल्ड दो प्रकार से काम करेगा, एक तो वह साधन बाजार से साधनों को जाकर के क्रय करता है, दूसरा वो वस्तु बाजार में जो उसके द्वारा वस्तुएं उत्पादित की जाती है उसको वो बेचता है। अब फिर देखें, हाउस होल्ड सेक्टर साधन बाजार में साधनों की पूर्ति करता है, फर्म सेक्टर साधन बाजार से साधनों को क्रय करता है, बदले में वो भुगतान करता है। उसका भुगतान, फर्म सेक्टर का भुगतान हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है। दूसरी बात देखें, वस्तु बाजार, कमोडिटी या गुड्स मार्केट में जो वस्तुएं सेवाएं फर्म्स के द्वारा उत्पादित की जाती है उसको गुड्स मार्केट में लेन देन उसका किया जाता है। ये जो लेन देन किया जाता है वो बेचने वाले कौन है? फर्म सेक्टर। क्रय करने वाले कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो किसी का विक्रय किसी का क्रय बन जाता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। तीसरी महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाला एजेंट है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को शामिल किया जाता है। गवर्नमेंट का प्रमुख जो प्राइमरी फंक्शन है वो बाजार को रेगुलेट करता है, इकोनॉमी को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने की प्रक्रिया के दौरान एक तरफ वो बाजार की गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए टैक्स लगाता है, टैक्स उसकी इनकम है। दूसरी तरफ वो उस पैसों को खर्च करता है, वो उसका एक्सपेंडिचर है, वो वे है। तो सरकार एक तरफ टैक्स लगाती है और दूसरी तरफ सब्सिडी या अन्य किसी माध्यम से उसको वे करती है। तो ये सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होती है और मुख्य रूप से सरकार पब्लिक सर्विसेज उपलब्ध कराती है, जिसको हम आगे जाकर के कहीं पे उचित समय पर देखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का सीधा सीधा अभिप्राय यह है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ वस्तु एवं सेवाओं के लेन देन करने को फॉरेन सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम समझें कि क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं। क्लोज इकोनॉमी का अभिप्राय यह है कि किसी राष्ट्र का शेष विश्व के साथ किसी भी प्रकार का वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन नहीं किया जाता है। तो ओपन इकोनॉमी किसे कहेंगे? यदि किसी राष्ट्र का शेष विश्व के साथ, जैसा कि व्यवहार में देखा जाता है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं हो सकता है कि शेष विश्व से कोई संबंध उसका नहीं हो, तो वह ओपन इकोनॉमी कहलाती है। अब वस्तुओं के एवं सेवाओं के निर्यात को एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको एक्स से व्यक्त करते हैं।
और वस्तुओं एवं सेवाओं को शेष विश्व से आयात को इंपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको एम से व्यक्त करते हैं। अब हमने अब जो देखा उससे दो चीजें, तीन चीजें, ये एक चीज और निकल करके आती है कि तीन प्रकार के बाजार है, गुड्स मार्केट, फैक्टर मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। गुड्स मार्केट किसे कहेंगे? वस्तुओं एवं सेवाओं का जहां पर लेन देन होता है, फर्म वस्तुओं का उत्पादन करती है और गुड्स मार्केट में उसको पूर्ति करते हैं। गुड्स मार्केट से कंज्यूमर वहां से जाकर के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करता है। तो वस्तु बाजार वह बाजार है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। इसी प्रकार से दूसरा बाजार है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट वह मार्केट है जहां पर, फैक्टर का मतलब है साधन, साधनों का क्रय विक्रय होता है। श्रम, पूंजी, भूमि, साहसी, इनका जिस बाजार में लेन देन होता है उसको फैक्टर मार्केट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का अभिप्राय यह है कि जहां पर मुद्रा का लेन देन होता है, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के बाजार है जिसको हम इस मॉडल के अंतर्गत देखेंगे। अब यहां पर यदि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहें, तो पहले हम केवल मात्र दो प्रकार के इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाले एजेंट्स का अध्ययन करेंगे। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फार्म। हाउस होल्ड का मतलब घरेलू क्षेत्र या परिवार, और फार्म का मतलब फार्म्स, जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने में संलग्न होती है। अब इस आपसी लेन देन को, इनके इंटरेक्शन को, जिसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, मैं इस डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। अब इस देखिए डायग्राम में के बॉक्स देखिए। पहला है जो लेफ्ट हैंड पे है फार्म, और इसी के समानांतर दूसरे इसी कलर में है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड देखिए क्या काम करता है। हाउस होल्ड का यहाँ लिखा हुआ है बाय एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करती है और उसका कंज्यूम करती है। लेकिन दूसरा ओन एंड सेल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, संसाधनों के स्वामी होते हैं और संसाधनों का विक्रय करते हैं। फर्म्स को देखें, फर्म्स वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, और उत्पादन किससे होता है? उत्पादन के साधनों से। अब आप इस डायग्राम के निचले हिस्से पे देखें, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे है वो है मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वस्तुओं के लिए बाजार। वस्तुओं के लिए बाजार में वस्तुओं सॉरी फैक्टर के लिए बाजार, फैक्टर के लिए बाजार में फैक्टर यानी साधन, साधनों का क्रय विक्रय होगा। अब आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के निचले हिस्से में हाउस होल्ड सेक्टर से जो एरो बता रहा है वो है लेबर, लैंड एंड कैपिटल। इसकी पूर्ति फैक्टर मार्केट में हो रही है। फैक्टर मार्केट में इसकी पूर्ति की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। लेगा कौन? फार्म को उत्पादन करने के लिए इन साधनों की जरूरत है। फार्म यहाँ पर इन साधनों को लेती है। अब देखिए फार्म, इस फैक्टर मार्केट से पूर्ति होती है इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। कहाँ जा रहे हैं ये? फार्म्स के पास। अब फार्म्स किस बात का उत्पादन करती है? मान लीजिए कि मुद्रा नहीं है, केवल मात्र दो प्रकार के डिसीजन मेकर्स का ही अध्ययन कर रहे हैं जहां मुद्रा भी नहीं है। तो एक तरफ फार्म है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड उत्पादन के साधनों की पूर्ति साधन बाजार में करता है, साधन बाजार फर्म्स को साधनों की पूर्ति करता है। इन साधनों से फर्म वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। इस उत्पादन को, चूंकि इन्होंने साधनों की पूर्ति की थी, बदले में ये गुड्स मार्केट में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करके और गुड्स मार्केट में इसकी पूर्ति करता है। गुड्स मार्केट में गुड्स का लेन देन होता है, तो गुड्स मार्केट में गुड्स दे कौन रहा है? सप्लाई कौन कर रहा है? फार्म्स। मांग कौन कर रहा है गुड्स की? हाउस होल्ड। तो गुड्स मार्केट में वस्तुओं एवं सेवाओं की हाई होती है। अब देखिए आप इसके जो ऊपरी पोर्शन है मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में, देखिए फार्म सेल करती है वस्तुओं की और क्रय कौन करता है? हाउस होल्ड बाय। तो अब देखिए किसी का विक्रय किसी की आय बन रही है, किसी का विक्रय किसी का क्रय बन रहा है। अब यहाँ पे मुद्रा नहीं है इस समय। यदि हम इसमें मुद्रा को शामिल कर लें तो जब साधनों की आपूर्ति फैक्टर मार्केट में हाउस होल्ड के द्वारा की जाती है तो बदले में ये इनकम बनती है फैक्टर मार्केट से
हाउस होल्ड की, और वो विभिन्न प्रकार से उनकी आय होती है। कैसे? श्रम को दी जाती है मजदूरी, पूंजी को दी जाती है ब्याज, लैंड्स जमीन या भूमि को दिया जाता है लगान, और साहसी जो हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहा है उसको दिया जाता है प्रॉफिट। तो वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट, ये इनकम बन जाती है हाउस होल्ड सेक्टर की, ये उनकी आय है। और भुगतान कौन कर रहा है? फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर, अब दूसरी तरफ ये तो हो गया फैक्टर मार्केट का मुद्रा को शामिल करते हुए। दूसरा आप देखिए, जब फार्म्स ने वस्तुओं का उत्पादन किया तो वो सीधा हाउस होल्ड को नहीं दे रहा है, वो गुड्स मार्केट को वस्तुओं को ले जा करके बेच रहा है। जब वो बेच रहा है तो क्रय करने के लिए हाउस होल्ड आता है, जब बेचेगा वो तो बेचने के बदले मुद्रा में उसको आय प्राप्त होगी फार्म्स को। और क्रय कौन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को वस्तुएं तब मिलेगी जब वो मुद्रा में उसका भुगतान करेगा। जैसे भारत के संदर्भ में वो रुपया में भुगतान करेगा, अमेरिका के संदर्भ में वो डॉलर में भुगतान करेगा। इस प्रकार से ये इनकम बनती है। तो एक का व्यय दूसरे की आय है, एक का विक्रय दूसरे का क्रय है। ये जो इंटरेक्शन है फार्म्स और हाउस होल्ड के बीच में, इसको हम जब मुद्रा में व्यक्त करेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि विभिन्न मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स के बीच में किस प्रकार से इंटरैक्शन होता है। ये इंटरैक्शन हमें नेशनल इनकम को समझने के लिए या सारे मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि एक देश का कुल उत्पादन एग्रीगेट प्रोडक्शन एग्रीगेट इनकम के बराबर है, एग्रीगेट इनकम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है, किसी का व्यय किसी की आय है, और जितनी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो समस्त वस्तुएं सेवाएं बदले में दी जाती है, किसी के लिए दी जाती है। अब हम ये देखें यहाँ पर यदि हम ये देखें कि इस मॉडल को समझने में कि जो आय का वर्ताकार प्रवाह है, और इसको यदि हम खुली इकोनॉमी जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी शामिल कर लिया जाए, तो किन क्रियाओं से तो अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती है और किन क्रियाओं से अर्थव्यवस्था में आय घटती है। यदि हम उसको देखें तो आय के वर्ताकार प्रवाह में तीन चीजें, बचत, आयात और टैक्सेज, सेविंग्स, इंपोर्ट एंड टैक्सेज, इनके कारण इनकी दर बढ़ा देने पर तो अर्थव्यवस्था में टोटल इनकम या टोटल प्रोडक्शन कम हो जाता है। बचते परिवार वो फर्म दोनों के ऊपर दोनों ही बचते करते हैं। यदि बचत ज्यादा होती है और वो एक्सपेंडिचर नहीं होती है, वे नहीं होती है, तो कुल एक प्रकार से ये एक इंजेक्शन है जिससे निकाल लिया गया है इनकम। तो इससे बचत बढ़ने पर भी इनकम कम होती है। इसी प्रकार से यदि हमने इंपोर्ट किया है विदेशों से, तो इंपोर्ट करने के बदले हमारी मुद्रा हम विदेशों को दे रहे हैं, यानी हमारी इनकम कम हो रही है क्योंकि भुगतान करना पड़ रहा है विदेशी क्षेत्र को। इसी प्रकार से यदि सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है तो इसे आर्थिक गतिविधियां कम होती है, हतोत्साहित होती है। तो तीन चीजें हैं, बचत बढ़ने पर, आयात बढ़ने पर और कर बढ़ने पर राष्ट्रीय आय का आकार कम होता है। तो हम फिर उन तत्व उन वेरिएबल्स की बात करें कि किसके कारण इनकम बढ़ती है, वो है अर्थव्यवस्था में निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का इंजेक्शन है। जब बाहर से कोई चीज को वहां इकोनॉमी में डाली जाएगी तो इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट होने से वो जो कि एक प्रकार का इंजेक्शन है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय बढ़ती है और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती है। एक्सपोर्ट बढ़ने से, जब हम निर्यात करते हैं तो निर्यात करने से आय प्राप्त होती है, तो आय प्राप्त हो रही है, इसका मतलब नेशनल इनकम बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इसी प्रकार से सरकार जब व्यय करती है तो लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ती है तो वो व्यय करेंगे, व्यय करेंगे तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये तीन क्षेत्र हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, एक्सपोर्ट बढ़ने से और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से
राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जिससे जिसके आधार पर हम मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, मैक्रो इकोनॉमिक इंटर रिलेशंस, इंटर रिलेटेड जो डिसीजन मेकर्स है उनकी गतिविधि आपस में कैसे जुड़ी हुई है उसको हम समझ सकते हैं।